Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Aditya L1, India's first mission to study the sun will be launched by June-July. जो आदित्य L1 है, इंडिया का ये पहला मिशन है जो कि स्टडी करेगा सन के बारे में. इसको लॉन्च किया जाएगा जून-जुलाई के समय पे. तो जब इसको लॉन्च किया जाएगा ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च बाय इसरो टू द L1 ऑर्बिट विच इज द फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम. जो आदित्य L1 मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा L1 ऑर्बिट के लिए, जो कि पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है सन और अर्थ सिस्टम का. आदित्य L1 जो है वो पहला इंडियन स्पेस मिशन है जो कि ऑब्जर्व करेगा सन को और सोलर कोरोना को. L1 ऑर्बिट अलाउ आदित्य L1 टू लुक एट द सन कंटिन्यूअसली. और जो L1 ऑर्बिट है ये अलाउ करेगा आदित्य L1 को कि वो देखे सन को कंटिन्यूअसली. इट विल बी लॉन्च अबाउट एट PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल. इसको लॉन्च किया जाएगा PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल की मदद से. ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? टू स्टडी सोलर अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना डायनेमिक एंड अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ द सोलर कोरोना एंड इट्स हीटिंग मैकेनिज्म. ये स्टडी करेगा सोलर के अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक के बारे में, यानी उसके क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में, और समझेगा जो फिजिक्स है सोलर कोरोना और उसके हीटिंग मैकेनिज्म के पीछे. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है सन का. तो जो सबसे अंदर है आपका कोर जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. उसके बाद आपका रेडियो एक्टिव जोन है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है रेडिएशन के माध्यम से. उसके बाद कन्वेक्शन जोन जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के माध्यम से. फिर फोटोस्फीयर जो कि डीपेस्ट पार्ट है सन का जिसको कि डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है. देन क्रोमोस्फीयर जो कि नॉर्मली इनविजिबल होता है, इसको देखा जा सकता है, सिर्फ आप टोटल एक्लिप्स के दिन पे इसको देख पाएंगे. और कोरोना जो है आपका ये ल्यूमिनस इन्वेलप है, काफी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा होता है इसका जो कि सराउंड करता है सन को. पेलोड की अगर हम बात करें आदित्य L1 का तो उसमें 7 पेलोड होगा टोटल, जिसका प्राइमरी पेलोड जो कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ होगा. VLC जो है ये सोलर कोरोनोग्राफ कैपेबल होगा जो कि साइमल्टेनियसली इमेजिंग करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, स्पेक्ट्रोपोलेमेट्री करेगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का? नो अदर सोलर कोरोनोग्राफ इन स्पेस हैज द एबिलिटी टू इमेज द सोलर कोरोना एज क्लोज द सोलर डिस्क एज VLC कैन. इट कैन इमेज इट एज क्लोज टू 1.05 टाइम द सोलर रेडियस. और अभी तक कोई भी ऐसा सोलर कोरोनोग्राफ नहीं है स्पेस का जिसके पास ये एबिलिटी हो जो इमेज कर सके सोलर कोरोना को इतने क्लोज से, सोलर डिस्क को VLC की मदद से, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ की मदद से, जो कि ये कर सकता है. ये इमेज करेगा उसको क्लोज 1.05 टाइम सोलर रेडियस के. लैग्रेंज पॉइंट के बारे में भी हम जान ले. लैग्रेंज पॉइंट आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल मास ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडी. एट लैग्रेंज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासिव body precisely equal the centripetal force required for a small object to move with them. This point in space can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position. जो लैग्रेंज पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का दो स्मॉल मास ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इन्फ्लुएंस करता है दो मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडी को. लैग्रेंज पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है दो लार्ज मैसिव प्रिसाइजली इक्वल सेंट्रिपिटल फोर्स के, इसको स्मॉल ऑब्जेक्ट को मदद करता है ये मूव करने में. यही पॉइंट होता है स्पेस में जिसका उपयोग किया जाता है स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ताकि जो फ्यूल कंजम्पशन इसको कम किया जा सके पोजीशन में रहने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केल्प फॉरेस्ट लूजिंग यूनिक ट्रेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो जो आपका केल्प फॉरेस्ट है वो लूज कर रहा है अपने यूनिक ट्रेड को क्लाइमेट चेंज के कारण. तो इसके बारे में हम जानेंगे, केल्प फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे. According to a new study, kelp forest, large brown algae seaweed are declining because of climate change. तो जो एक नया स्टडी है उसके अनुसार जो केल्प फॉरेस्ट है जो कि आपका लार्ज ब्राउन algae seaweed है ये डिक्लाइन कर रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण. Kelp forests, they are underwater ecosystem formed in shallow water by the dense growth of several different species. जो आपका केल्प फॉरेस्ट होता है ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कि बनता है शैलो वाटर में डेंस ग्रोथ ऑफ सेवरल डिफरेंट स्पीसीज के कारण. केल्प जो है वो प्रिसाइज करता है लोअर एल्टीट्यूड में, ये मदद करता है कूल वाटर को अपवेल करने में और डीप वाटर रेफ्यूजिया को, जहां पे ये प्रोटेक्ट करता है थर्मोक्लाइन ट्रांजिशन लेयर को वार्मर सरफेस वाटर और कूलर डीप वाटर के बीच में. की स्टोन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो दे प्रोवाइड अंडर वाटर हैबिटेट टू 100 ऑफ स्पीसीज एंड डज हैव ग्रेट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू. ये प्रोवाइड करता है अंडर वाटर हैबिटेट को 100 ऑफ स्पीसीज को, इस कारण इसका बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू है केल्प फॉरेस्ट का. प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज कोस्टल प्रोटेक्शन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ये प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम सर्विस को भी, जैसे कि कोस्टल प्रोटेक्शन में मदद करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है. दे ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म वैल्यू फॉर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग एंड कैकाइलिंग. ये मदद करता है रिक्रिएशनल और टूरिज्म वैल्यू पे भी, जैसे कि स्कूबा डाइविंग हो गया, स्नॉर्केलिंग हो गया, कैकाइलिंग हो गया. ये जो लॉस है इसके कारण डिक्लाइन हो रहा है यूनिक बायोडाइवर्सिटी पे जिसको ये सपोर्ट करता था. क्या स्टडी में पाया गया? तो केल्प पॉपुलेशन एट इक्वेटर वार्ड रेंज एजेस आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. एट दिस लोकेशन आर अंडरगोइंग वार्मिंग बियॉन्ड द थर्मल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड.
जो केल्प का पॉपुलेशन है आपका वो भी इक्वेटर और रेंज एजेस पे और सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंजेस के लिए, क्योंकि ये जो लोकेशन है वहां पे अंडर गोइंग वार्मिंग जो है वो बियॉन्ड है थर्मल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड के। ये जो यूनिक एडेप्टिव जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो कि रियर एज पॉपुलेशन पे होता है, पॉपुलेशन इन वार्म लो एल्टीट्यूड पे, ये कंटेन कर रहा है थ्रेट को रैपिड वार्मिंग के कारण। व्हाट इज थर्मल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड? जो यहाँ पे हमने थर्मल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड की बात कही, ये क्या है? तो जो एबिलिटी होता है ऑर्गेनिज्म का कि वो विथस्टैंड कर सके हाई टेम्परेचर को आफ्टर प्रायर एक्सपोजर के बाद मॉडरेट टेम्परेचर से, उसी को थर्मल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे कि आपका एक्लोनिया रेडिएटा जो है ये डोमिनेट करता है ज्यादातर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लेमिनेरियन केल्प पे साउथर्न हेमिस्फीयर के, रैपिडली कम टू वार्मर समर टेम्परेचर स्प्रिंग समर जहां पर टेम्परेचर एक्सीड करता है 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो केल्प फॉरेस्ट जो है वो इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये मदद करता है प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट भी है इसका। इस कारण इंश्योर करना होगा कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आइडेंटिफाई किया जा सके रेफ्यूज एरिया को, जो कि प्लेसेस हो जो सपोर्ट करे लोन और एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन को, वंस और मोर कॉमन स्पीसीज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21। तो किसने रिलीज किया इसको? इस सर्वे में क्या हम जानेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आइस 2020-21 का। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है जो डाटा था आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आइस 2020-21 का, जिसमें देखा गया है 7.5% इंक्रीज स्टूडेंट इनरोलमेंट में अक्रॉस कंट्री पे, अगर हम इसको कंपेयर करें 2019-20 के डाटा से। तो आइस रिपोर्ट द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन आइस वाज इनिशिएटेड इन 2011 ड्यूरिंग विच डाटा फॉर द ईयर 2010-11 वाज कलेक्टेड। जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन था आइस, इसको स्टार्ट किया गया था 2011 में, जिस दौरान डाटा जो था आपका 2010 और 11 का उसको कलेक्ट किया गया था। इंटायर सर्वे वाज कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड डेडिकेटेड पोर्टल। ये जो पूरा सर्वे है इसको कंडक्ट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक मोड और डेडिकेटेड पोर्टल की मदद से। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? For the first time, the higher education institution of India filed their data using an entirely online data collection platform to the web data capture format developed by Department of Higher Education and the National Informatics Center। ये पहली बार है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे भारत के, उन्होंने फाइल किया था डाटा को उपयोग करके पूरी तरीके से ऑनलाइन डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म का, वो भी वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट में, जिसको डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैज इंक्रीज बाय 70 ड्यूरिंग 2020-21 टू 1113 इन 2020-21 फ्रॉम 1043 इन 2019-20। जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी था इसमें बढ़ोतरी देखा गया आपका 2020-21 में, ये आपका जो था 1113 था, 2020-21 में ये 1143 हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड केरला, ये जो 10 स्टेट है आपके, ये में सबसे अधिक नंबर है कॉलेज का यहाँ पे। तो कौन कौन से स्टेट है ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और केरला, ये टॉप 10 स्टेट है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉलेज का, तो among the district the maximum number of college 1058 is situated in Bangalore urban, followed by Jaipur 621। about 32% of college are situated in 50 district। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉलेज जो आपका वो आपका बेंगलोर पे है 1058, उसके बाद जयपुर पे है 671। 32% कॉलेज जो आपके वो सिचुएटेड है 50 डिस्ट्रिक्ट में ही। स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, जो आपका स्टूडेंट का इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के लिए, टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इट हैज इंक्रीज टू नियरली 4.13 करोड़ इन 2020-21 फ्रॉम 3.85 करोड़ इन 2019-20, एन इंक्रीज ऑफ 28.80 लाख। जो टोटल इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के लिए, इसमें इंक्रीज देखा गया है। नियरली ये आपका 4.13 करोड़ हो गया 2020-21 में, जबकि ये 3.85 करोड़ था 2019-20 के समय पे, यानी बढ़त देखा गया 28.80 लाख का। फीमेल इनरोलमेंट इंक्रीज फ्रॉम 18.8 मिलियन इन 2019-20 टू 21 मिलियन इन 2020-21। जो फीमेल इनरोलमेंट था इसमें भी बढ़त देखा गया। पहले ये 2019-20 के समय पे 18.8 मिलियन था, जबकि 2020-21 में ये बढ़ के 20.1 मिलियन हो गया। एससी की अगर हम बात करें तो देयर वेर 2 लाख मोर एससी स्टूडेंट हु गॉट इनरोल इन 2020-21 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और 2 लाख जो है अधिक एससी स्टूडेंट का इनरोलमेंट हुआ 2020-21 में, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर के डाटा से। तो एसटी की अगर बात करें, दिस ईयर ऑल्सो शो अबाउट 3 लाख मोर एसटी स्टूडेंट एंड 6 लाख मोर ओबीसी स्टूडेंट गेटिंग इनरोल फॉर हायर एजुकेशन। और इस साल भी देखा गया था कि 3 लाख अधिक एसटी स्टूडेंट और 6 लाख मोर ओबीसी स्टूडेंट जो थे उन्होंने इनरोल कराया हायर एजुकेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट एट द अंडर ग्रेजुएट रेलवे, enrollment was highest in humanity nearly 33%, followed by science, commerce and engineering and technology। At postgraduate level, the maximum number of students opted for social science followed by science।
और जो सर्वे रिपोर्ट है इसके अनुसार अंडर ग्रेजुएट रेलवे ये लेवल पे जो एनरोलमेंट था वो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट था ह्यूमैनिटी पे 33% एनरोलमेंट था, उसके बाद साइंस में था 15%, देन कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्होंने ऑप्ट किया है सोशल साइंस को, उसके बाद साइंस को। जेंडर पैरिटी इंडेक्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 in 2017-18 to 1.05 in 2020-21. मोर वुमेन एनरोल देमसेल्फ ऑन साइंस कोर्स देन मैन। और जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स था उसमें भी बढ़त देखा गया, ये 1 था आपका 2017-18 में, ये बढ़ के 1.05 हो गया 2020-21 में। मोर वुमेन जो थे उन्होंने एनरोल कराया खुद को साइंस कोर्सेज में मैन के कंपेरिजन पे। जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज ए सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स यूजुअली डिजाइन टू मेजर द रिलेटिव एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनेस्को। और जो आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स है ये सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स है जिसको यूजुअली डिजाइन किया गया मेजर करने के लिए रिलेटिव एक्सेस को एजुकेशन का मेल और फीमेल के लिए। ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। द टॉप 6 स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। और जो आपके टॉप 6 स्टेट है अगर हम स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान है। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए टॉप 6 स्टेट का नाम। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन हायर एजुकेशन, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात जो है हायर एजुकेशन पे, तो नंबर ऑफ टीचर हैज इंक्रीज बाय 47,914 इन 2020-21 ओवर 2019-20। जो नंबर है टीचर का उसमें भी बढ़त देखा गया, ये 2020-21 में बढ़ के 47,914 हो गया। देयर आर 75 फीमेल टीचर पर 100 मेल टीचर। और जो नंबर है फीमेल टीचर का वो 75 फीमेल टीचर है पर 100 मेल टीचर पे। आउट टर्न की अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ पास आउट हैज इंक्रीज टू 95.4 लाख इन 2020-21 एज अगेंस्ट 94 लाख इन 2019-20। और जो टोटल नंबर है पास आउट का उसमें भी बढ़त देखा गया है, ये 2020-21 में बढ़ के 95.4 लाख हो गया, जबकि ये 2019-20 पे 94 लाख ही था। क्या सिग्निफिकेंस है हायर एजुकेशन का, हम इसको भी समझते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत जो सेल्फ रिलायंस इंडिया है उसके लिए आवश्यक है कि कंटिन्यूअस सप्लाई और ट्रेंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स का, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सॉल्विंग सोसाइटल इश्यू, प्लुरलिटी, इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी, ये सारे में ये मदद करेगा डेवलप करने में हॉरिजॉन को माइंड का। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइड किया जाए डाइवर्सिफाइड प्लूरल एनवायरनमेंट को, और ये एम्पावरमेंट में भी वुमेन का काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है भारत में हायर एजुकेशन के लिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया 2020 का, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो गया रूसा, प्रोजेक्ट एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप अट्रैक्ट कर रहा है टैलेंट पूल को पीएचडी प्रोग्राम के लिए, परामर्श मेंटर मेंटी रिलेशनशिप जिसके अंतर्गत स्कीम जो है मदद करेगा एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन को कि वो मदद करे एस्पायरिंग इंस्टीट्यूशन को ताकि उसको एक्रीडेट मिल सके। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, जो स्पार्क है इसका मकसद है इंप्रूव करना रिसर्च इकोसिस्टम को। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान जो है इसका मकसद है कि टैप किया जाए टैलेंट पूल को साइंटिस्ट एंड इंटरप्रेन्योर्स के लिए विदेश में। फॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हेफा, इसका मकसद है फाइनेंस करना, क्रिएट किया जाए कैपिटल एसेट को प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भारत के। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है इसका मकसद है प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी न्यू कुछ स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन को ताकि वो ग्रो कर सके इस डायरेक्शन में रिनोन ग्लोबली एक्सीलेंस के तौर पे। स्वयं पोर्टल भी होगी आपका। वे फॉरवर्ड क्या है, तो आवश्यकता है शिफ्ट किया जाए फोकस को एनरोलमेंट या अटेंडेंस की ओर। मंथली स्टेक होल्डर अप्रोच लेना होगा, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करना होगा जिसमें कि इन्वॉल्व करना होगा पेरेंट्स को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को। ये सब इंपॉर्टेंट है ताकि एक प्रॉपर बैलेंस हो सके और हमारा जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मणिपुर ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ सुमंग लीला। तो जो मणिपुर का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है सुमंग लीला, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सुमंग लीला एक ट्रेडिशनल फॉर्म थिएटर है मणिपुर का, कहाँ का ये पता होना चाहिए, जहां पे जो रोल है वुमेन का वो प्ले किया जाता है सारे मेन के द्वारा जिनको कि नूपी साबिस कहते हैं। वुमेन के केस में ये जो थिएटर ग्रुप है जो रोल होता है मेन वो प्ले करता है वुमेन का रोल को। सुमंग लीला, सुमंग मीन्स ओपन कोर्टयार्ड एंड लीला मीन्स प्ले एंड लिटरल मीनिंग सुमंग लीला इज प्ले ऑफ दी ओपन कोर्टयार्ड। सुमंग का मतलब ओपन कोर्टयार्ड होता है, लीला का मतलब प्ले होता है, और लिटरल मीनिंग अगर हम बोले सुमंग लीला का तो ये होता है प्ले ऑफ दी ओपन कोर्टयार्ड। इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, तो ये स्टार्ट किया था एक कॉमिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म पे किंग्स और नोबल मैन के, बाद में अल्टीमेटली इसको डेवलप किया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड इनेक्टेड प्ले के तौर पे। वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू जो कि थिएटर शो करता है, तो इट अटेम्प्ट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ह्यूमनिज्म, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस, डिवोशन, ट्रूथ एंड जस्टिस थ्रू इट परफॉर्मेंस। ये कोशिश करता है प्रिजर्व करने का, प्रमोट करने का ह्यूमनिज्म को, ब्रदरहुड को, टॉलरेंस को, कॉन्फिडेंस को, डिवोशन को, ट्रूथ को, जस्टिस को अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से। ये एक पावरफुल मीडियम है मास एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के अलावा। It has been trying to focus on the issue of moral value, unity and integrity। और ये कोशिश कर रहा है फोकस करने का जो प्रॉब्लम है मॉरल वैल्यू, यूनिटी और इंटेग्रिटी का।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.